Hello, friends. I welcome you once again at your own virtual junction of English literature, Lit E City. Friends, in this series, we are discussing about different figures of speeches. ये फिगर्स ऑफ स्पीचेस दोस्तों हमें लिटरेचर को खासकर पोइट्री को समझने में कि किस तरह से पोइट ने एक टिपिकल पोइटिक लैंग्वेज को यूज करा है, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, किस तरह से उसने एक एडिशनल लेयर मीनिंग को दी है, वो सारी हेल्प होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आज जो पहला फिगर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है एंटी मेटाबोले। एंटी मेटाबोले जो जनरल इंग्लिश पोइट्री है उसमें थोड़ा कम यूज होता है, लेकिन ये एक बेसिकली रेटोरिक डिवाइस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज अ रेटोरिक डिवाइस। मैंने आपको दोस्तों फर्स्ट लेसन में ये बताया था कि एक रेटोरिक डिवाइस जो होती है वो डेकोरेटिव डिवाइस नहीं होती, इट इज डिवाइस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। आर्ग्यूमेंटेशन करने के काम ये आती है। आर्ग्यू करने के द्वारा ये बेसिकली क्या करना चाहता है पोइट, कन्विंस करना चाहता है या फिर किसी एस्टेब्लिश फैक्ट को रिफ्यूट करना चाहता है, किसी भी तरह से वो रीडर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ऐसी डिवाइसेस को हम रेटोरिकल डिवाइसेस बोलते हैं। बेसिकली जो टर्म है जो काफ़ी बड़ी और डिफिकल्ट सी लगती है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक ग्रीक टर्म है, इसके अंदर हम देख सकते हैं दो पार्ट के अंदर अगर हम इस टर्म को बांटें, एंटी एंड मेटाबोले। एंटी का हो गया अपोजिट और मेटाबोले इज चेंज। इस तरह से ये डिवाइस काम करती है जैसे कि कोई मिरर इमेज हम देख रहे हैं। होता क्या है इसमें, इट कंसिस्ट इन रिपीटिशन ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस। दो क्लॉजेस को लगातार रिपीट किया जाता है। नाउ इसमें डिवाइस कैसे काम करती है, इट इज इन द रिवर्स ऑर्डर। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसीलिए मैंने कहा मिरर इमेज। अगर एक फ्रेज उसका स्ट्रक्चर ए बी है तो उसके बाद उसको बी ए फॉर्म में अगर लिखा जाए, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से अगर ये काम करे तब हम कहते हैं कि हमने उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एंटी मेटाबोले स्पीच को देखा है। या हम कह सकते हैं इट इज पैटर्न ए बी बी ए। फ्रेंड्स, अगर कुछ एग्जाम्पल्स से समझें, डेली लाइफ में भी हम बहुत बार इसको देखते हैं, यूज करते हैं, लिटरेचर में भी। जैसे चलिए शुरू करते हैं ग्रीक लिटरेचर या फिलॉसफी की बिगनिंग से ही। सॉक्रेटस की अगर बात करें, ईट टू लिव, ये ईट टू लिव ये ए हो गया एंड ये बी हो गया। नॉट लिव टू ईट, तो आप देख सकते हो बी यहां पर आ गया और ए यहां पर आ गया। या फिर एक और बहुत फेमस एक तरह की ओपनिंग जो लाइंस हैं मैकबेथ बाय शेक्सपियर, उसमें फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, इट इज वन ऑफ स्पीच स्पोकन बाय विचेस, जिसके अंदर वापस से आप देख सकते हो फेयर ये आ गया आपके लास्ट में एंड फाउल ये आ गया आपके फर्स्ट में। एक और ऐसी खूबसूरत लाइन जो बेसिकली हर लिटरेचर के स्टूडेंट को लगभग ध्यान है, ओड ऑन अ ग्रेशियन ऑन जॉन कीट्स की। इनकी कंक्लूडिंग लाइन है ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। वापस आप देख सकते हैं किस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है हम फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे अपने एडवांस 20th सेंचुरी लिटरेचर की बात करें, 1984 जो एक डिस्टोपियन नॉवल है जॉर्ज ऑवेल का लिखा हुआ, उसके अंदर देखिए क्या करें, until they become conscious they will never rebel, and until after they have begun rebel they cannot become conscious। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर उसको चेंज किया गया। थ्री मस्कीटियर्स, ये अलेक्जेंडर ड्यूमा जो फ्रांस के एक नॉवलिस्ट है उनका लिखा हुआ एक क्लासिकल चिल्ड्रन क्लासिक गिना जाता है इसको। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, एक टाइप का इडियम भी बन गया है दोस्तों। ये केवल लिटरेचर में ही नहीं, कॉमन हमारा जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी हम देखते हैं। जैसे बहुत कॉमन एक मैनेजमेंट डिक्टम है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। और या फिर यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कांट टेक द कंट्री आउट ऑफ द गर्ल। लगभग लगभग इससे मिलता हुआ और कम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है स्ट्रक्चर है काइस्मस। उसको हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है काइस्मस और एंटी मेटाबोले में। एडवांस लेवल का है लेकिन हमें पता होना चाहिए, कोशिश करेंगे उसे भी समझने की।
तब तक हम चलते हैं दोस्तों एक बहुत पॉपुलर डिवाइस के बारे में। मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहता हूँ एक वर्क को, जब मैं खासकर प्रोज वर्क को देखता हूँ कि उसके अंदर क्या राइटर ने एंटीथेसिस को यूज किया है या नहीं किया है। एंटीथेसिस एक कमाल का डिवाइस है दोस्तों, रेटोरिकल डिवाइस है। इसका मतलब वापिस है, इसका पर्पस एक ही होता है कि राइटर कन्विंस करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, आर्ग्यू करना चाह रहा है, और ब्यूटी से ज्यादा कन्विक्शन पे उसका फोकस है। जो नेम है वो वापस से आप देख सकते हैं ग्रीक टर्म है जिसका मतलब है प्लेसिंग अगेंस्ट या सेटिंग अगेंस्ट। एंटी का मतलब होता है अपोजिट या रिवर्स में, और उसके अंदर थीसिस या थॉट को रखना। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर एक राइटर टू और मोर आइडियाज को प्रेजेंट करता है। वो आइडियाज एक दूसरे से या तो कॉन्ट्रास्ट में होते हैं या कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एंटीथेसिस क्या है, इट इज जक्सटापोजिशन ऑफ आइडियाज, इट इज रिवर्स अपोजिंग या फिर इन नेचर कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसे आइडियाज को बिल्कुल साथ साथ प्लेस कर दिया जाता है। अगर जब ये राइटर इस डिवाइस को यूज करता है वो बेसिकली क्या करना चाहता है, वो अपने व्यूज को बैलेंस करके बताना चाहता है। उसने एक प्लस में आइडिया दिया, प्लस में आइडिया देने के साथ ही उसने नेगेटिव माइनस में भी आइडिया दे दिया। इससे ऐसा लगता है कि राइटर ऑब्जेक्टिव, हालांकि यही राइटर की क्लेवरनेस होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटर इज टू अपीयर ऑब्जेक्टिव इवन व्हेन ही इज नॉट सो ऑब्जेक्टिव, इवन व्हेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज टिल्टेड टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर साइड, बट स्टिल ही यूजेस सच डिवाइसेस सो दैट द रीडिंग पब्लिक शुड फील कि राइटर इज वेरी ऑब्जेक्टिव। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज का होता है वो लगभग लगभग सिमिलर होता है, तो जाकर हम समझते हैं एंटीथेसिस का यूज हुआ है। देखिए कितने सुंदर एग्जाम्पल, इसमें तो आप जितना पढ़ें उतना ही आपको, क्योंकि बैलेंस करना इस तरह से आइडियाज को, तो एक बहुत ही हार्मोनियस टाइप का स्ट्रक्चर हमें मिलता है, एक कोटेबल कोट जिसको हम बोलते हैं वो मिल जाता है। जैसे देखिए हैमलेट के अंदर बहुत अच्छा एक हमें मिलता है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। दो आइडियाज हैं इसके अंदर, एक एवरी तो उसके कॉन्ट्रास्ट में यूज कर लिया गया फ्यू, एक है दाई ईयर और उसके कॉन्ट्रास्ट में यूज कर लिया वॉइस। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए आप, दोनों का सिमिलर है। क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। वापिस से अगर आप देखें एक स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग मैन, क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज। एक तरफ है कि किस तरह से स्टडी के यूज हैं, कुछ कंटेम करते हैं, कुछ एडमायर करते हैं और कुछ यूज करते हैं। बेकन ही इज अ मेस्ट्रो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज फिगर्स ऑफ डिवाइसेस, खासकर जो एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, एपिग्राम, इनके तो बेकन मास्टर हैं। इसी वजह से उनके एसेज इतने पुराने होने के बावजूद दे गिव सच अ प्लेजर व्हेन वी डू रीड देम। और फिर आता है मिल्टन का, देखिए कौन नहीं इससे इस पर्टिकुलर लाइन को जानता है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कैसे कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ रेन एक तरफ सर्व, दोनों आपस में अपोजिट, एक तरफ हेल एक तरफ हेवन, दोनों आपस में अपोजिट। तो इस तरह से पोइट्स, राइटर्स, एसेइस्ट कॉन्ट्रास्टिंग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिंग आइडियाज को साथ साथ रखते हैं। ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस क्लासिकल डिवाइसेस हैं इस तरह में, और इनके बीच में डिफरेंशिएट करना इज वन ऑफ द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। इनको जब हम डिस्कस करेंगे तो कोशिश करेंगे इनके बीच की डिफरेंसेस को भी हम समझ सकें। चलिए हम एक और डिवाइस को चर्चा कर लेते हैं, और इस डिवाइस का नाम है दोस्तों एंटोनोमेजिया। Antonomasia is once again it is a rhetoric device, और rhetoric device basically Greek term है naming instead। ओके देखिए नेमिंग इंस्टीड का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन को किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव, एपिथेट, प्रॉपर नाउन से जब हम डिस्क्राइब करते हैं, बहुत कॉमन है हमारे डेली रूटीन के अंदर भी। नाम पे मत जाइए, नाम थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो डिवाइस का यूज है वो बहुत कॉमन है। A writer uses a common noun or an adjective to talk about an individual or proper noun and sometimes vice versa। कई बार proper noun को define करने के लिए कॉमन नाउन का यूज कर लेते हैं,
किसी भी तरह से नेमिंग इंस्टेड, वो उसका जो नाम है उसकी बजाय कोई दूसरा नाम यूज करते हैं. द एपिथेट used to describe a person is generally associated with the person's special quality. This is important thing कि वहां पर जब हम एपिथेट यूज करते हैं वो एपिथेट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो उस पर्सन की किसी पर्टिकुलर क्वालिटी, हैबिट, स्टाइल, उसको वो क्या कर सके, डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सके. तब हम कहते हैं प्रॉपर एंटोनिमोसिया का यूज हुआ है. हम स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर, मूवीज, इन फील्ड के अंदर इस पर्टिकुलर डिवाइस को बहुत कॉमनली यूज करते हैं. देखिए सबसे कॉमन है द बार्ड. वी ऑल नो बार्ड इज नेम, ट्रेडिशनल नेम गिवन टू द पोएट. तो शेक्सपियर के लिए देखिए, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और इसके लिए हमने क्या यूज करा, एक कॉमन नाउन का यूज करा, बार्ड का. इसी तरह से ब्यूटीफुल वुमेन, ये एक बेसिकली क्या है, ये कॉमन नाउन है और इसके लिए हमने वीनस का यूज कर लिया, तो हमने एंटोनिमोसिया का यूज कर लिया. इसी प्रकार कोई भी टायरेंट हो, कोई भी टिरानिकल नेचर का हो, इवन घर में भी कहते हैं अपने आप को हिटलर समझना, तो हिटलर समझना, हिटलर यूज इज अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के लिए. सुंदर एग्जाम्पल एलर्जी से ले लेते हैं. ग्रे ने लिखा है, बड़े ही आराम से उन्होंने खूब एग्जाम्पल आपको एंटोनिमोसिया के दिए, आपको कभी भी समझ नहीं हो. सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन. मिल्टन हियर स्टैंड्स फॉर एनी पोएट. इसी तरह से क्रॉमवेल का एग्जांपल लेते हैं, वो इसी के अंदर सिनेक्डेकी और मेटोनिमी, वंस अगेन दे आर क्वाइट क्लोजली रिलेटेड डिवाइसेस. देखिए मैं जब आपको कह रहा था, जैसे आपने सुना होगा द किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के लिए यूज किया जाता है, जैसे ही हम एमजे के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि जब हम एमजे की बजाय हम कहें द किंग ऑफ पॉप, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी की बात कर रहे हैं. या फिर हम मास्टर ब्लास्टर का जब हम यूज करते हैं, या फिर हम लिटिल मास्टर का यूज करते हैं, या फिर नवाब ऑफ नजफगढ़, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड टर्म हो गए. इसी तरह से जब हम एक पर्टिकुलर क्रिकेटर या इस तरह से बताते हैं, वी आर बेसिकली डेल्विंग इनटू द फील्ड ऑफ एंटोनिमोसिया. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिकली आज फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड लेसन. आई होप यू आर गेटिंग टू नो मोर अबाउट दीज डिवाइसेस. देखिए नाम पर मत जाइए, टर्म्स जो है लैटिन और ग्रीक होने की वजह से थोड़ी टफ है, बट उनके अंदर जो टेक्निक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम. नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे. सो ओके, आई एम साइनिंग ऑफ हियर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस so that we can improve the quality of these lessons so that they can become worthy of your time. Let's hope and meet together once again to discuss some more important devices. Thank you, friends.